सेकेंड पॉइंट होगा इट इज वेरी लार्ज मैग्नेटिक फील्ड उतनी बड़ी नहीं होती, उसकी वैल्यू जो होती है रिलेटिवली जहाँ पे पाई जाती है वो कम ही होती है। इट हैज रिलेटिवली लो वैल्यू। ठीक है। तीसरा पॉइंट, इट कैन नॉट, इट इज एब्सेंट इन कंडक्टर्स। मैंने पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो कभी भी कंडक्टर में प्रेजेंट नहीं होती है, इट इज प्रेजेंट इन द कंडक्टर। ठीक है, ये पहले नोट कर लो डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। नया चैप्टर नहीं, उसी में साइक्लोट्रॉन है, देखो अपनी बुक पे देखो, एक टॉपिक होगा एक साइक्लोट्रॉन, पुरानी बुक पे पेज नंबर 294 में, 294 के आसपास कोई देखो होगा, वहां की स्टार्टिंग है यहाँ से। ठीक है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग नया टॉपिक, दैट इज साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन जो है ना लास्ट टाइम हमारे सिलेबस से हट गया था, लेकिन अ, अगर ये सिलेबस में इस बार तो रहेगा, और ये ना जब तक सिलेबस में रहता है ना तब तक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे सिलेबस का। साइक्लोट्रॉन, पहला इंट्रोडक्शन। इट इज अ डिवाइस used to accelerate charged particles and give them high velocity। पढ़ के रखा होगा ना कि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं उसमें गोल्ड फॉइल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था एक, याद है? तो वो जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं उनको हम लोग बहुत ज्यादा स्पीड देते थे ताकि वो गोल्ड के न्यूक्लियस से टकरा सके। क्यों ज्यादा स्पीड देनी पड़ती है? क्योंकि एक तो गोल्ड का जो न्यूक्लियस होता है एयू न्यूक्लियस, वो होता है पॉजिटिव। अगर हमने यहाँ पे भेजा अल्फा पार्टिकल, ये भी होता है पॉजिटिव, गोल्ड का न्यूक्लियस भी पॉजिटिव। अभी पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब वो रिपेल करेंगे तो ये इसके पास कैसे जाएगा? तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ती है। काइनेटिक एनर्जी देंगे बहुत ज्यादा, तब ये क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करेगा, गोल्ड के न्यूक्लियस पे एंटर कर सकता है। और जब ये एंटर करेगा तो क्या करेगा, इस गोल्ड के न्यूक्लियस को तोड़ देगा दो पार्ट। फिर हम उसके अंदर की स्टडी कर सकते हैं कि न्यूक्लियस किससे बना हुआ है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, बहुत सारी चीजें स्टडी होती है उससे। तो वो जो अल्फा पार्टिकल को जो हम इतनी काइनेटिक एनर्जी देते हैं, वो कहाँ से देते हैं? तो वो हम देते हैं बाय द हेल्प ऑफ द डिवाइस कॉल्ड एज साइक्लोट्रॉन। इस डिवाइस की हेल्प से देते हैं। ठीक है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं साइक्लोट्रॉन।
दूसरा इसका होता है प्रिंसिपल। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल प्रिंसिपल दैट द चार्ज पार्टिकल speed increases in the presence of electric field while its direction changes in presence of magnetic field। ये इसका प्रिंसिपल हो गया। इसको नोट कर दो। इंट्रोडक्शन हो गया, प्रिंसिपल हो गया। थर्ड इसका होता है डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम। तो कुछ डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। देखो डायग्राम में क्या होगा, इसमें ना एक्चुअली हम लोग ऐसा करके दो डीज लेते हैं। ऐसा करके डीज होती है। ठीक है, जैसे हमारे कैसरॉल होता है ना, रोटी रखने वाला डब्बा, उस कैसरॉल को अगर हमने बीच से काट लिया तो कैसे सर्कुलर ओपनिंग बनेगी, बीच के अंदर से पूरा खोखला हो जाएगा। वैसे ये दो, इसको मैं कह डीज कहते हैं। ये एक्चुअली 3D फिगर होता है। मतलब छोटा सा छोटे हाइट का सिलेंडर है, उसको तुमने बीच से काट दिया, हॉलो सिलेंडर को, छोटे हाइट। और इसके बाद हम क्या करते हैं, ये डीज को हम ऐसा रखते हैं। यहाँ पर लगाते हैं मैग्नेट। ये मान हो जाएगा नॉर्थ साउथ पोल, इसको कहते हैं डीज। ये हो जाता है हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर। सर वो राउंड में क्या लिखा, क्या बोले? वो करना किसे किया है? वहां पे ये ना हाँ ये लिख रहा हूँ, हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर।
मतलब एसी ये जनरेटर टाइप का हो गया और ये हो गया मैग्नेट। ये इसका डायग्राम है, तो फटाफट नोट कर लो। ठीक है, अब समझना ये इसका क्या हो गया, डायग्राम हो गया। अब होता क्या है, यहाँ से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है नॉर्थ से साउथ, और यहाँ पे हमारे पास एक लो होगा चार्ज पार्टिकल। तो डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम में पहले लिख देना, इसको पहले एक बार इसका जो मैं बताऊंगा वर्किंग में आएगा वो। अब डिस्क्रिप्शन डायग्राम तो बन गया, डिस्क्रिप्शन में लिख लेना साइक्लोट्रॉन कंसिस्ट ऑफ, ये दोनों डायग्राम ड्रॉ कर लेना और लिखना साइक्लोट्रॉन कंसिस्ट ऑफ टू डीज full stop, their ends are connected to high frequency oscillator. This oscillator continuously changes the polarity on disk। ठीक है, ये पहली बार दो डी से बने होते हैं, इनके दो एंड्स हम लोग कनेक्ट करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से, और ये जो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होते हैं ये यहाँ पे पोलैरिटी चेंज करते हैं, मतलब एक बार यहाँ पे करेगा प्लस, यहाँ करेगा माइनस, फिर यहाँ करेगा प्लस, यहाँ करेगा माइनस, लगातार चेंज करता है। और नेक्स्ट में मैग्नेट्स प्रोवाइड द रिक्वायर्ड polarity on the disk। Magnets provide the magnetic field ठीक है, मैग्नेट से क्या मतलब मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, एंड चार्ज ऑन डिस्क प्रोवाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको नोट कर लें, ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया, डायग्राम हो गया। और डीज क्या होते हैं, डीज होते हैं हॉलो, डीज मतलब क्या होता है, हॉलो डी शेप स्ट्रक्चर, इसलिए इसको डीज का नाम दिया गया।
इतना समझ में आगे सबको आगे बढ़े, इसको नोट कर जाना है सबको। तो आगे बढ़ते हैं। वर्किंग, वर्किंग ये हो गया पूरा। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंसिपल डिस्क्रिप्शन डायग्राम। अब आती है वर्किंग। तो वर्किंग में पहले समझ लो वर्किंग का मतलब क्या है, यहाँ पे कैसे काम होता है। यहाँ पे हमने लिया एक चार्ज पार्टिकल, और वो चार्ज पार्टिकल जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो उसमें मान लो प्लस क्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, यहाँ पे अट्रैक्ट होता है, वी के अंदर घुसेगा और सर्कुलर पाथ पे जाएगा। क्यों अंदर जाता है, क्योंकि नेगेटिव खींचेगा। और क्यों सर्कुलर पाथ बनाता है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसकी वजह से ये मूव करेगा सर्कुलर पाथ। यहाँ पे इसके अंदर जैसे जाएगा, इसकी स्पीड मान लो यहाँ पे v थी, पूरे प्रोसेस में इसकी स्पीड क्या होगी, v होगी। अब क्या होता है कि ये जो हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर है, ये जो प्लस यहाँ पे इंड्यूस किया है ना, यहाँ पे अब ये कर देगा माइनस। क्यों माइनस करेगा, क्योंकि इसका काम होता है कि ये चेंज करता है। जैसे हमारा एसी जनरेटर होता है ना, प्लस माइनस करता है, वैसे यहाँ पे अब क्या करेगा कि कुछ मतलब बहुत छोटे से टाइम के बाद, हो सकता है हाफ सेकंड के बाद, ये यहाँ पे जो प्लस था इसको कर देगा माइनस, और ये हो जाएगा प्लस। अब जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकलेगा तो देखिएगा सामने तो मेरे माइनस है। अब फिर से वो पॉजिटिव चार्ज माइनस से अट्रैक्ट होगा, माइनस से अट्रैक्ट होगा और वो इधर चला जाएगा, और इसकी जो स्पीड v थी वो यहाँ बढ़ के हो जाएगी 2v। और अगर 2v स्पीड हो जाती है तो याद करो रेडियस जो होता था वो होता r इक्वल टू mv/qb था, तुम्हें बताया था। तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी डबल हो जाएगा तो रेडियस भी डबल हो जाएगा। अब रेडियस बढ़ गया, अब ये फिर से यहाँ से निकलेगा, फिर से जब ये यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पर जो माइनस था वो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये फिर से अंदर जाएगा, फिर से बढ़ जाएगी, रिव्यू हो जाएगी, फिर से चक्कर काटेगा, फिर जो माइनस यहाँ पे था वो माइनस यहाँ पे दिखेगा, और फिर वो बाहर निकल जाएगा और स्पीड बढ़ जाएगी। फिर वो ऐसे जाएगा, जो माइनस यहाँ था माइनस था वो यहाँ पे, वो जो इसका जो टाइम होता है ना, टाइम पीरियड अंदर में जो होगा वो पाई एम अपॉन क्यू बी होता है, वो फिक्स रहता है। अब मैंने बताया था कि जो टाइम होता है वो रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है, तो टाइम वो फिक्स होता है। हम उसी टाइम के हिसाब से कि हमको कितने समय के बाद चेंज करना है, हम उसके हिसाब से यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर बनाते हैं। जो हमारे घर में जो आता है करंट जो आता है वो 60 हर्ट्ज की होती है। तो जिस एसी जनरेटर से वो सप्लाई होती है, वो उसका जो रोटर होता है, जो उसका जो रोटर बोलते हैं, जो जो कॉइल होता है उसके अंदर, वो घूमता है 60 बार 1 सेकंड में। वो 60 बार घूमेगा 1 सेकंड में, हमारे घर पे करंट का डायरेक्शन चेंज होगा 60 बार। तो कितनी प्लस टू माइनस करना है, माइनस टू प्लस करना है, ठीक है। ये यहाँ माइनस टू प्लस कितनी देर में करना है, पाई एम बाई क्यूबी में। तो उसके हिसाब से ये हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर बनाया जाता है कि वो चेंज करता चला जाएगा, और जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है और इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ती है, और अंदर में क्या होता है वो मूव कर जाता है सर्कुलर पाथ। इस तरह से क्या होता है, लगातार ये पार्टिकल जो होता है जलेबी की तरह घूमता चला जाता है, घूमता चला जाता है, घूमता चला जाता है, और इसका रेडियस बढ़ता चला जाता है और इसकी स्पीड भी बढ़ती चली जाती है। एक समय क्या होता है, इसको यहाँ से निकाल दिया जाता है जब काफी स्पीड आ जाती है। ये पार्टिकल यहाँ से निकलेगा
और इसको सामना मिलेगा गोल्ड कॉइल, जाएगा उससे जाके टकराएगा और उसके न्यूक्लियस को तोड़ेगा, हमारा काम हो जाएगा। इसी को मैं अच्छे से लिखवा देता हूँ एक बार तो पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। वर्किंग, वर्किंग में क्या लिखेंगे? अ चार्ज पार्टिकल is released between space in D। तो stop, it is attracted by negative plate। ठीक है, inside the D it moves in semicircular path due to magnetic, as it comes out of the given D, the polarity of opposite D changes by the high frequency oscillator। Of the given D, the polarity of the given D, the polarity of the opposite D, मतलब यहाँ से निकला given D, तो polarity of the opposite D ये हो जाएगा। चेंजेस बाय हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, इसका फ्रीक्वेंसी पोलैरिटी कौन चेंज करता है? हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ये जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होता है ये हमारे जनरेटर जैसा ही होता है। फुल स्टॉप। पोलैरिटी चेंजेस आफ्टर E इक्वल्स टू पाई एम अपॉन क्यूबी। ये इसमें ना एक चीज देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का तो काम है ही है, एक प्रिंसिपल इसमें हम और ऐड करेंगे। क्या प्रिंसिपल ऐड करेंगे तो देखो, तो ये एक प्रिंसिपल, दूसरा प्रिंसिपल इसमें और ऐड कर देना कि टाइम पीरियड, क्योंकि अगर ये कंसेप्ट नहीं ना होता तो कभी भी साइक्लोट्रॉन बनाया बनाया ही नहीं जा सकता, नहीं बन पाता। टाइम पीरियड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड remains constant with v vector, with v vector मतलब वेलोसिटी। अगर ये चेंज करता ना वेलोसिटी के साथ तो पता है कभी भी बन ही नहीं सकता था। ये पॉइंट जरा ऐड कर देना था अपने नोट्स में, सबको नोट कर लो।
ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। changes after t equals to pi upon q. Full stop. Every time q मतलब चार्ज पार्टिकल क्रॉसेस गैप इन d, its speed increases. Its speed increases. तो गैप के बीच में क्या होता है, स्पीड इंक्रीज करती है। और गैप डी के अंदर क्या होता है, सर्कुलर पाथ होता है। और समझना गैप के बीच में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड ना के बराबर होता है, क्योंकि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके सामने मैग्नेटिक फील्ड ना के बराबर होता है। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं है, क्योंकि अंदर में स्पीड इसलिए, क्योंकि अंदर पूरा मेटल का बना होता है ये, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता। देयर इज नो इफेक्ट, वो बहुत कम होता है बी ऑफ बी वेक्टर between the and no effect of E vector electric field in hollow D। इसलिए क्या होता है, जब ये बीच में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना काम आराम से करता है स्पीड बढ़ाने का। मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं जो कि डायरेक्शन चेंज करेगा बीच पे, ऐसे आता है खट से सीधा अंदर घुस जाता है। और जब डी के अंदर चला जाता है तो वहां पे काम होता है मैग्नेटिक फील्ड का घुमाने का। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपना कोई हाथ नहीं लगाता है कि तो स्पीड चेंज करने में। वो भाई आप अंदर आ गया, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। मैंने बताया था लिफ्ट में जाओगे फोन का टावर नहीं आता बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता है ना। लाइटिंग गिरती है तो कार में बैठ जाओ, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है क्योंकि कंडक्टर है। स्पीड वो डिपेंड करता है कि कितना एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि देखो ना जो क्यू ई बाय एम ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। अभी हल्का सा डिस्टेंस आगे ट्रेवल करेगा तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी करके देख लो। मान लो यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने में टाइम लगता है एक डी से दूसरे डी में, छोटा सा गैप होता है तो टाइम बहुत कम मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो बढ़ता रहेगा। और बहुत चक्कर कटवाता है ना, बहुत चक्कर कटवा करके बहुत ज्यादा स्पीड हो जाती है। बात समझ में आई। अच्छा अब देखो एक चीज, तो मैंने लिख दिया कि नेगेटिव इनसाइड डी by negative inside is more as compared to by half स्पीड इंक्रीजेस। ठीक है, स्पीड इंक्रीज होती है रीजनल इफेक्ट होती है। ठीक है, अब समझना ये हमारा हो गया। ठीक है, इन दिस वे आफ्टर certain round charge gets very high velocity। कुछ समय बाद इसकी वेलोसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। अब पता है बच्चे अधिकतर सोच सकते हैं ऐसा, इतना मैं नोट कर लो फिर आगे पढ़ाता हूँ।
आगे देखते हैं। तो बच्चे अधिकतर सोचेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि हम लोग इसकी क्या कहते हैं वो करवाएँ, सर्कुलर पाथ पे घुमाएँ। देखो अगर पता है मान लो अगर हमने 2 चार्ज प्लेट लेकर के सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, तो भी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन उसके लिए क्या डिस्टेंस फिर बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है? तो इतना बड़ा डिस्टेंस को भई बनाना मुश्किल काम होता है, ठीक है? सेटअप के लिए इतना डिस्टेंस। लेकिन और दूसरी बात क्या होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमको यूनिफ़ॉर्म भी चाहिए होगा, तो हमको लार्ज प्लेट चाहिए होगी। अब लार्ज प्लेट में अगर तुमने मतलब प्लेट कितनी बड़ी प्लेट चाहिए, तो उससे पॉसिबल ही नहीं है इतनी बड़ी प्लेट बनाना। डिस्टेंस भी ज़्यादा चाहिए, प्लेट भी बड़ी चाहिए। प्लेट अगर नहीं तो क्या होता है अगर हम पॉइंट चार्ज लेंगे तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है लगातार कम होती चली जाती है। कम हो जाएगी तो फ़ोर्स कम हो जाएगा, ई कम होगा, फ़ोर्स कम होगा, एक्सेलरेशन कम होगा, वेलोसिटी कम होगी। तो प्रैक्टिकल लाइफ़ में हम अगर चाहें कि हम एक चार्ज को सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सेलरेट करवा करके हम उससे क्रिएट कर सकें, तो वो मुश्किल होता है, वो पॉसिबल बहुत मुश्किल होता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम एक कन्फाइंड रीजन बनाते हैं, ठीक है? ताकि उसी रीजन में हम लोग लगातार चार्ज पार्टिकल को मूव करवाते रहे। हर बार इसकी स्पीड को बढ़वाएँ अगर हम लोग गैप में, तो छोटे से रीजन में बार-बार अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को घुमाते हैं, ठीक है, चक्कर कटवाते हैं, तो क्या होता है डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो क्या होगा उसके लिए जो वेलोसिटी होगी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2a से। अगर हमने एच बढ़ा दिया, तो वेलोसिटी क्या होगी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है? और उससे वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, हमने एस बढ़ा दिया। यहाँ पर तो क्या एस बढ़ा भी देंगे ना अगर हम लोग यहाँ से, तो क्या होता है, दूर जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, तो भी हमको कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा, भी हमको ज़्यादा मिल नहीं पाएगा, ठीक है? तो हमें क्या करना पड़ता है, एक ही छोटे से रीजन में बार-बार घुमाओ उसको, बार-बार घुमाते रहो। बार-बार घुमाने से क्या होगा, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना स्ट्रॉन्ग बना रहेगा, ए में कोई कमी नहीं आएगी। बार-बार घुमाने से क्या होता है कि डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, भाई क्योंकि छोटा-सा रीजन है, ठीक है? और तीसरी बात क्या है, अगर छोटा-सा रीजन रहेगा तो हमको कोई बड़ा इक्विपमेंट नहीं चाहिए होगा, छोटे से इक्विपमेंट में हमारा काम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इसलिए ऐसा नहीं करते कि हम लोग उसको एक ही लाइन में भगा दें। वो अरे ये समझने के लिए था, बाकी एक बार कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है बच्चों को कि हम सर्कुलर पाथ पे ही क्यों घुमा दें। आगे देखो आप अ, ये हो गया इसका वर्किंग। अभी वी कैन इंक्रीज़ we can increase its the speed of charge particle till the particle is in step। अब समझना है इस चीज़ को, स्टेप का मतलब क्या हुआ? देखो मैंने बोला कि भाई यहाँ पे मैंने बोला ये चार्ज पार्टिकल होगा, वो उसकी स्पीड बढ़ेगी, सामने वाली प्लेट का अपोजिट चार्ज होगा, वो उसको वेलकम करेगा, उसकी स्पीड को बढ़ाएगा। कैसे घूम गया, एक चक्कर काटा यहाँ से, ठीक है? यहाँ पे फिर से सामने वाले प्लेट के पास नेगेटिव होगा, उसको वेलकम करेगा, ठीक है?
और स्पीड को बढ़ाएगा। इस तरह से क्या होता है, स्पीड लगातार बढ़ती चली जाती है और सामने वाला जो जो डिस्क होता है वो उसको वेलकम करता है। चलो अच्छी बात है। हर बार सामने वाला का अपोजिट चार्ज होगा, अपोजिट पोलैरिटी होती है इन कंपैरिजन टू चार्ज, हर बार वेलकम करेगा और स्पीड को लगातार बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है। ठीक है? स्पीड बढ़ती जाती है, काफ़ी बढ़ जाती है। अब क्या हुआ, अगर स्पीड ज़्यादा बढ़ जाए तो भी नुकसान है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर स्पीड ज़्यादा हो जाती है तो मास बढ़ने लगता है। याद है? ये पढ़ कर के रखा होगा, आइंस्टाइन की एक स्पेशल थ्योरी थी। क्या स्पेशल थ्योरी थी? m इक्वल्स टू m नॉट रूट ओवर 1 माइनस v बाय c का स्क्वायर। ये किताबों में पढ़ाया नहीं जाता है क्लास 12th में, सिलेबस में, लेकिन आइंस्टाइन ने ऐसा बोला था कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसका मास भी बढ़ने लगता है। अब अगर हमने किसी चीज़ को स्पीड दे दिया लगभग 1% द स्पीड ऑफ लाइट, अब 1% द स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है। उतने हाई स्पीड पे क्या होता है, ये v की वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है। ये ठीक है, ये छोटा हो जाएगा नंबर, मास काफ़ी बढ़ जाएगा। और एक बार मास बढ़ जाएगा ना, तो पता है प्रॉब्लम क्या आती है, समझना ध्यान से। मास बढ़ जाएगा तो चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है भाई, अच्छी बात है। ठीक है, मास बढ़ जाएगा तो क्या होगा, एक मिनट देखो, मास बढ़ जाएगा ना तो ऐसे घूम रहा था, 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 ऐसे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे क्या डी है, ऐसे। ठीक है, ऐसे करके डी से, ठीक है ना, ये ऐसे गया, मास बढ़ा बढ़ा बढ़ा, काफी मास बढ़ गया। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ये इसके अंदर घुसेगा, बोलेगा कि मेरा तो टाइम पीरियड है पाई एम अपॉन क्यू बी, अंदर में घूमने का। अब मेरा उसका मास चेंज हो गया। ले, अब इसको अंदर घूमने में पहले लगता था मान लो 1 सेकंड। क्लियर? अब इसका मास बढ़ गया है, अब इसको अंदर चक्कर काटने में लगता है 1 सेकंड, 1 सेकंड तो नहीं बोलेंगे, 1 माइक्रो सेकंड लगता था। अब इसका मास बढ़ गया, अब यहाँ पे इसको लगेगा 1.5 माइक्रो सेकंड। क्लियर? अब क्या होता है कि ये इसको लग जाता है, मान लो यहाँ पे अंदर चक्कर काटने में लगता था मान लो पहले 1 माइक्रो सेकंड, अब इसको लगता है मान लो 2.1 माइक्रो सेकंड। ठीक है, ऐसा। अब क्या होता है, जैसे ही ये 1 माइक्रो सेकंड घूम करके आया, ये खुश था कि 1 माइक्रो सेकंड मैंने अंदर चक्कर काट लिया, सामने में मुझे नेगेटिव मिलेगा। बड़े अच्छे से बाहर निकला। ठीक है? अब अंदर, अब लेकिन क्या होता है, 1 माइक्रो सेकंड इसको लगता टाइम चक्कर काटने में, अगर मास सेम रहता तो 1 माइक्रो सेकंड में क्या होता है, ये यहाँ से यहाँ तक ही पहुँचता है, क्योंकि इसका टाइम पीरियड बढ़ गया ना। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो जो ये यहाँ पे अभी, ठीक है? और यहाँ पे जब है तो ये यहाँ पे प्लस का यहाँ माइनस आ जाता है। अभी ये निकला भी नहीं है, यहाँ पोलैरिटी चेंज हो चुकी हुई है, क्योंकि हमारा फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर तो चेंज कर रहा है। लेकिन अभी क्या हो गया, इसका टाइम पीरियड चेंज हो गया, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। अब ये आएगा इधर, ठीक है? इसको मान लो ये 1 माइक्रो सेकंड था, ये निकलता है 2.1 के बाद। अब 2.1 के बाद जब ये निकलेगा, तब तक यहाँ पोलैरिटी चेंज हो चुकी होगी, यहाँ पे प्लस आ चुका होगा। ले, ये निकला यहाँ से, बोलता है कि प्लस को चाहिए था माइनस खींचने के लिए, अब यहाँ प्लस आ चुका हुआ है। अब प्लस अगर आ गया तो उसको रिपेल करेगा वो। तो जो उसकी स्पीड बढ़ गई थी, ठीक है, वो स्पीड कम होने लग जाएगी। तो रेडियस उसका बढ़ गया था, वो कम होने लग जाएगा। मतलब जो पार्टिकल ऐसे जा रहा था, अभी वो ऐसे जाएगा। हमारा काम ही पूरा नहीं हो पाएगा, हम चाहते थे ज़्यादा स्पीड, स्पीड कम हो रही है, नुकसान हो रहा है हमारा। अब करें तो क्या करें? तो ये कहते हैं कि दिस इज़ इन स्टेप। जब तक कि टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का और रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड सेम होगा, तब तक की हम कहते हैं कि वो स्टेप। और जब वो मिसमैच कर जाता है तो हम कहते हैं इट इज आउट ऑफ स्टेप। बात समझ में आई?
we can kill the particle is in step, ठीक है. At very high frequency, at very high velocity, mass of particle changes according to equation equation, ठीक है. In this case, in this equation, velocity starts decreasing as there is no synchronization between frequency of evolution and frequency of oscillator. Frequency of ठीक है. तो ये भी हमको समझ में आ रहा था कि इसका एडवांटेज क्या होता है कि हम इसकी वेलोसिटी को बढ़ा तो देते हैं, लेकिन एक लिमिट के बियॉन्ड नहीं बढ़ा सकते. अगर हमने उसकी वेलोसिटी कर दी 1,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड, लो पॉसिबल ही नहीं है. वो इतना मास बढ़ जाएगा ना कि वो काम ही नहीं करेगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है उतना. 5,000 6,000 मीटर पर सेकंड तक बढ़ाते हैं, उसके बाद वो वेलोसिटी को बढ़ाना उसकी पॉसिबल नहीं हो पाती है. 1,00,000 करना पॉसिबल ही नहीं है. 5-6,000 मीटर पर सेकंड तक जाते हैं, उसके बाद वो आउट ऑफ स्टेप हो जाता है. इतना नोट कर लो. ठीक है, तो ये होगी साइक्लोट्रॉन का. अभी इसके बाद लास्ट में इसका लिमिटेशन आता है. नोट नोट हो गया सबका. ठीक है, आगे बढ़ आगे लिखते हैं. लिमिटेशन, पहला लिमिटेशन क्या होता है? इट कैन नॉट एक्सेलरेट न्यूट्रॉन. ठीक है, उसके बाद दूसरा कि न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होगा ना अगर, तो फिर हम इसको नहीं एक्सेलरेट करवा सकते. उसके बाद सेकेंड, इट इज नॉट यूज टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स को बिकॉज
ये ऐसा लिखो ना, अ, काम करो इसको मत लिखो। इट कैन नॉट गिव चार्ज पार्टिकल्स की बियॉन्ड अ लिमिट। ठीक है, फुल स्टॉप। दिस इज बिकॉज द साइक्लोट्रॉन goes out of step as mass increases enormously। ठीक है, तो ये दो लिमिटेशंस होते हैं इसके, खत्म हो गया। ठीक है, और इसके यूज क्या होते हैं? जो इंट्रोडक्शन था वही यूज में भी आ जाता है। ठीक है, तो अगर यूज पूछा जाएगा तो वही लिख देना, इट इज यूज टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल्स। इट इज यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल द चार्ज पार्टिकल high velocity charge particle is used in nuclear reaction। बस खत्म, इसको नोट कर जाना है। इसकी मेन वर्किंग सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के लिए काफी इतना, इसको फटाफट नोट कर दो। ठीक है, चलो मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ। बाय, टेक केयर। बस